नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं टेट के लिए प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट में हम CGP के 30 प्रश्नों को करेंगे और प्रत्येक प्रश्न के एक एक बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आज एक नया प्रयास है। प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न, गेने के अनुसार सर्वोच्च अधिगम परिस्थिति है। रॉबर्ट गेने ने अधिगम के सिद्धांत के अष्टपदी सिद्धांत दिया था। इसे सोपानगी का भी सिद्धांत कहा जाता है। इसमें इन्होंने 8 स्तर बताए थे। आइए देखते हैं क्या क्या है। संकेत अधिगम स्तर, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम स्तर, श्रृंखला अधिगम स्तर, शाब्दिक अधिगम स्तर, बहुविभेदन अधिगम स्तर, प्रत्यय अधिगम स्तर, सिद्धांत अधिगम स्तर, समस्या समाधान अधिगम स्तर। समस्या समाधान अधिगम स्तर जो है ये सर्वोच्च अधिगम स्तर है और संकेत अधिगम स्तर निम्न अधिगम स्तर है। शुरू के संकेत अधिगम स्तर, उद्दीपक अनुक्रिया और श्रृंखला अधिगम स्तर ये मानव और जंतु दोनों करते हैं, जबकि चौथा से लेकर 8वें तक के केवल मानव कर सकते हैं। ये उच्च अधिगम स्तर हैं, इसलिए केवल मानव कर सकते हैं। तो समस्या समाधान अधिगम स्तर सर्वोच्च अधिगम स्तर है। अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, यह कथन किसका है? अप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है या फिर सीखने का राजपथ है, यह परिभाषा है स्किनर का। गुडेनफ की परिभाषा है प्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने, नियमित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। मैकडूगल की परिभाषा है किसी कार्य से संबंधित शारीरिक एवं मनोदैहिक जो किसी कार्य के लिए प्रेरित करती हो उसे प्रेरणा कहते हैं। ये मैकडूगल की परिभाषा है। अगला प्रश्न, विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता अत्यधिक निर्भर करती है। विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता किन चीज़ों पर निर्भर करती है? इसका उत्तर होगा अध्यापक की शिक्षा की गुणवत्ता पर। शिक्षण में शिक्षक की योग्यता व कुशलता महत्वपूर्ण योगदान देती है। विद्यालय और संरचना के साथ कक्षा कक्ष में अपनाए जाने वाली कार्य नीतियों, छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन व निर्धारण, विद्यालय प्रभावशीलता आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है शिक्षक की योग्यता एवं उसकी गुणवत्ता पर। अगला प्रश्न, विपरीत करने की योग्यता पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के आधार पर किस अवस्था का गुण नहीं है? विपरीत करने की योग्यता अर्थात इसे पलटावीपन कहते हैं। जैसे 2 + 4 = 6 होता है। अगर बच्चे को दे दिया जाए 6 तो वो नहीं बता पाएगा कि 2 + 4 6 = 2 + 4 वो नहीं बता पाएगा। इसे कहते हैं विपरीत करने की योग्यता। विपरीत अगर वो कर लेता है, वो उसके अंदर योग्यता है, नहीं कर पाता है तो अयोग्य है। पलटावीपन में वो कर लेता है और अपलटावीपन में नहीं कर पाता है। यहाँ पे योग्यता है इसलिए इसे पलटावीपन कहते हैं। तो पलटावीपन का गुण इंद्रियगामक अवस्था में नहीं पाया जाता है। आइए देखते हैं इसमें और क्या क्या है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। ये सभी लाइन यहाँ से यहाँ तक सभी महत्वपूर्ण है दोस्तों, किसी न किसी तरीके से परीक्षा में पूछ लिया जाता है। संवेदीगामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, जिसमें होता है वस्तु स्थायित्व अनुकरण की अवस्था। वस्तु स्थायित्व में क्या होता है कि अगर बच्चा है 2 साल तक का बच्चा है, अगर उसका खिलौना आप लेकर छीन लेते हैं फिर कहीं फेंक देते हैं तो वो उसके अंदर उसका एक थीम बना रहता है, उसके अंदर वो विचार में रहता है कि मेरा खिलौना यहीं पे है। जैसे उसकी माँ अगर अपने रूम में आती है तो उसे पता होता है कि मेरी माँ जो है रूम में आ गई है, तो वो वस्तु स्थायित्व है। और अनुकरण की अवस्था, अगर बच्चा 1.5 से 2 साल का है, आप जो बोलेंगे वो भी सुनकर उसे दोहराने का प्रयास करता है, उसे कहते हैं अनुकरण की अवस्था। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 से 7 वर्ष तक की होती है। इसमें बच्चा परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है। परिवार वाले जो कार्य करते रहते हैं बच्चा भी उसमें अपना हाथ बटाने का कोशिश करता है। जीववाद, इसे एनिमिज्म में कहते हैं। जीववाद में क्या होता है, जैसे अगर बच्ची है उसके पास गुड़िया है, वो खाना खाएगी तो सोचेगी कि मैं गुड़िया को भी खाना खिलाऊं। उसको लगता है कि गुड़िया के अंदर भी जीव है। और अपलटावी चिंतन, अर्थात वो अगर 2 + 4 = 6 लिख दिया है तो 6 = 2 + 4 नहीं लिख सकता। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। ये सभी पूछे जाने वाले पॉइंट हैं। अगली अवस्था है मूर्त या फिर अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है, पलटावीपन का चिंतन होता है, वैचारिक काल होता है, मूर्त वस्तुओं या संख्या के प्रति संक्रिया होती है। पलटावीपन ठीक अपलटावीपन का विपरीत 2 + 4 = 6 है, वो बता लेगा कि 6 = 2 + 4।
वैचारिक काल, इसमें बच्चे के अंदर विचार आना प्रारंभ हो जाता है। किसी भी चीज़ मूर्त चीज़ को देखकर उसका विचार कर लेगा। सामने अगर महात्मा गांधी की फ़ोटो है तो वो उनके बारे में विचार करेगा। संख्या की प्रति संक्रिया यानी जोड़ घटाना गुणा भाग भी वो करना प्रारंभ कर देता है। चौथी अवस्था है अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह 11 से 14 वर्ष तक की अवस्था है। सीखने की प्रति औपचारिकता होती है इसमें उसे सीखने के लिए किसी भी मूर्त चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बौद्धिक क्षमताओं का अधिकतम विकास होता है। अमूर्त एवं तार्किक चिंतन, वह एक कॉन्सेप्ट बेसिस थिंकिंग करने लगता है। अगला प्रश्न, अभिभावकों को चाहिए, इसमें से क्या कार्य ऐसा है जो अभिभावक को करना चाहिए? बच्चों के कार्य पर निगरानी रखना, नहीं। ट्यूशन की व्यवस्था करना, नहीं। अपने बालक की प्रगति की समय समय पर चर्चा करना, बिल्कुल। सतत मूल्यांकन से बच्चों के ज्ञान, समझ व मूल्यांकन भी हो सकेगा, ठीक। साथ ही उसके अंदर विद्यमान कमियों को पहचान कर शिक्षक के साथ मिलकर दूर भी किया जा सकेगा। समय समय पर जब बच्चे का मूल्यांकन किया जाता रहता है तो उसके अंदर की जो कमियां रहती हैं उसका पहचान हो जाता है। फिर उस कमियों को शिक्षक और अभिभावक जो है वो मिलकर उस कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं, जिससे बालक की प्रगति होती है। अगला प्रश्न, यूनेस्को के 21वीं सदी के शिक्षा में उल्लेखनीय शिक्षा के स्तंभों में से निम्न में से किस विकल्प को शिक्षा आयोग ने अपने सुझाव में सम्मिलित नहीं किया? 21वीं सदी के लिए शिक्षा में यूनेस्को ने अपना कुछ स्तंभ दिए थे, जिसमें से जानने के लिए सीखना, साथ रहने के लिए सीखना, कुछ करने के लिए सीखना। अर्थात किसी भी चीज़ को जानने के लिए सीखना, साथ रहने के लिए यानी समाज में रहने के लिए सीखना, कुछ करने के लिए सीखना, ये सब उसके स्तंभ है। लेकिन कमाने के लिए सीखना यह उसकी सूची में नहीं आता है। बात कर लें अगर शिक्षा आयोग की, तो शिक्षा आयोग का गठन 1964-66 में हुआ था। दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, अध्यापक अप्रेरणा का स्तर निर्भर करता है। वह कौन सा स्तर है, वह कौन सी चीज़ है जिस पर अध्यापक की अप्रेरणा उसका स्तर निर्भर करता है? अब अध्यापक जो है प्रेरित अपने आप को महसूस करता है। जैसे इसका उत्तर होगा विद्यार्थियों और व्यवसाय के प्रति वचनबद्धता। अगर अध्यापक विद्यार्थियों के प्रति वचनबद्ध है और अपने व्यवसाय के प्रति वचनबद्ध है तो वह अंदर से प्रेरित होगा। आइए देखते हैं इसमें क्या है। शिक्षण में शिक्षक की योग्यता व कौशलता बच्चों को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण होती है। अध्यापक प्रेरणा ही बच्चे को उत्साहित व ऊर्जावान बनाकर सीखने में सक्षम बनाता है। इससे शिक्षण व्यवसाय भी प्रभावी बनता है। अगर अध्यापक बेहतर कार्य करेगा तो उसका शिक्षण व्यवसाय भी प्रभावी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक कौन सा है? सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, संवेगात्मक कारक, ये सभी व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक है, ठीक। इसके अतिरिक्त दैहिक प्रवृत्तियाँ, विशिष्ट रुचियाँ, विद्यालय का वातावरण, भौतिक वातावरण, अन्य कारक भी व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। इसमें आप सोचते होंगे कि रुचियाँ ये कैसे पर्यावरणीय कारक होती है। रुचियाँ दोस्तों व्यक्ति की बदलती रहती हैं। वो पर्यावरण में जो जिस हिसाब से जैसी उसकी दोस्ती रहेगी वो उसके अनुसार अपनी रुचियों को बदलता रहता है। इसलिए रुचियाँ उसकी जो है पर्यावरणीय कारक होती हैं। यह महत्वपूर्ण चीज़ है, ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि एवं विकास दोनों अलग हैं, या वृद्धि जीवन भर निरंतर रूप से होती रहती है? नहीं, वृद्धि एक समय जाने के बाद रुक जाती है, उसके बाद शरीर जो है फिर उतार की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वृद्धावस्था आने लगती है शरीर उतार की तरफ बढ़ने लगता है। यानी शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था से मतलब प्रौढ़ावस्था तक वृद्धि होती है, उसके बाद जो है उसका शरीर का ढलान उतार शुरू हो जाता है, वृद्धावस्था की तरफ आदमी जाने लगता है। तो वृद्धि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जबकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका उत्तर होगा बी। वृद्धि जीवन भर निरंतर रूप से नहीं होती है, जबकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि से अभिप्राय मानव शरीर का आकार तथा भार में वृद्धि से है। अगला प्रश्न, बुद्धि के उस प्रकार को पहचानिए जो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। दोस्तों एक है हावर्ड गार्डनर, इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने प्रारंभ में हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, बाद में कुल 9 प्रकार की बुद्धि हो गई। आइए देखते हैं कौन कौन सी बुद्धि है। भाषाई बुद्धि, गणितीय बुद्धि, तार्किक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, स्थानिक बुद्धि और
अधिकारवादी या फिर अस्तित्ववादी बुद्धि। इन सबको ध्यान में रखना है। इसमें से ऑप्शन 3 दे देता है, एक नहीं देता है, पूछता है कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसका उत्तर होगा ए, तरल बुद्धि। तरल बुद्धि जो है कैटल का है, कैटल। अगला प्रश्न, किसे अधिकांश इतिहासकार विशिष्ट शिक्षा का जन्मदाता मानते हैं? विशिष्ट शिक्षा का जन्मदाता फ्रांस के जीन मार्क गैस्पर्ड को माना जाता है। यह अपने अध्ययन में पाठ्यक्रम में छात्र केंद्रित दृष्टिकोण का विकसित करने वाले पहले व्यक्ति थे। जीन मार्क गैस्पर्ड जो है ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने अध्ययन या फिर पाठ्यक्रम में छात्र केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया था, तो इसका उत्तर होगा जीन मार्क गैस्पर्ड। अगला प्रश्न, निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के लिए यूएन सम्मेलन कब हुआ था? जो निःशक्त व्यक्ति होते हैं यानी कि जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके लिए यूएन सम्मेलन हुआ था। वह सम्मेलन हुआ था 13 दिसंबर 2006 को। आइए देखते हैं इसके बारे में। निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के लिए यूएन सम्मेलन 13 दिसंबर 2006 को हुआ था। इसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि विकलांगता एक विकसित अवधारणा है और परिणाम व्यवहारिक एवं पर्यावरणीय दशाओं से है। यह सम्मेलन विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित रहा। अगला प्रश्न, अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? वह कौन सा कारक है जो पर्यावरणीय कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि केवल पूछा कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, रुचि और विद्यालय ये दोनों पर्यावरणीय कारक हैं, लेकिन रुचि जो है वो केवल अधिगम से संबंधित नहीं है, जबकि विद्यालय का संबंध अधिगम से है। तो आइए इसमें देखते हैं। पर्यावरणीय कारक से तात्पर्य बालक की शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित होने वाले तत्वों से संबंधित है, जैसे विद्यालय का वातावरण, शिक्षक का व्यवहार इत्यादि। इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है कि विद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा होगी जो बच्चे के अधिगम को प्रभावित करेगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट उपलब्धि परीक्षण नहीं है? विशिष्ट उपलब्धि परीक्षण क्या होता है? विशिष्ट उपलब्धि परीक्षण उद्देश्य वस्तुओं के बीच समानता, उनमें अंतर्निहित आंतरिक संबंधों को समझने विश्लेषण करने से होता है। यह परीक्षण ऐसी योग्यता की जांच के लिए किया जाता है जिसे सहसंबंध या फिर समरूपता भी कहा जाता है। तो विशिष्ट उपलब्धि परीक्षण इसमें से नहीं है पूछा है, तो सादृश्य परीक्षण जो है यह विशिष्ट उपलब्धि परीक्षण नहीं है। अगला प्रश्न, पढ़ाई में पिछड़े हुए कुछ बालकों के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होगा? अगर आप एक अध्यापक हैं, एक शिक्षक हैं, कक्षा में पढ़ा रहे हैं, उसमें से कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत तेज होते हैं, कुछ होते हैं जो पिछड़े होते हैं। अगर जो पिछड़े बालक हैं कक्षा में, तो उनके प्रति आपका दृष्टिकोण क्या होगा, यही पूछा है। तो इसका उत्तर होगा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। अगर पिछड़े बालक हैं उनके साथ अगर हम सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे तो उनका मनोबल बढ़ता है, साथ साथ उनके सीखने के प्रति जिज्ञासा बढ़ती है, बच्चों में आत्मबल आता है, आत्मचिंतन आता है और वो कार्य करके सीखने आदमी को बढ़ावा मिलता है। इसलिए एक शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बहुत ही आवश्यक होता है। अगला प्रश्न, बच्चे के व्यक्तित्व के सौहार्दपूर्ण विकास के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? अधिक सुरक्षा प्रदान करना? नहीं, उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। घर में अनुकूल वातावरण प्रदान करना? बिल्कुल। घर में अगर अनुकूल वातावरण प्रदान होता है तो बालक का जो है सर्वांगीण विकास होता है। परिवार जो है बालक का प्रथम पाठशाला होता है। इसका प्रभाव बच्चों के विकास, उनकी सोच, उनकी कार्य प्रणाली आदि पर पड़ता है। वातावरण अगर सकारात्मक होगा तो बालक का व्यक्तित्व जो है वह सकारात्मक होगा। अगर वहीं परिवार का वातावरण नकारात्मक होता है तो बच्चे का भी जो व्यक्तित्व होगा वह नकारात्मक हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने को प्रभावित करने वाला कारक शिक्षक से संबंधित है? इसमें से कौन सा कारक है शिक्षण को प्रभावित करने वाला जो शिक्षक से संबंधित है, ना कि छात्र से? बैठने की उचित व्यवस्था यह छात्र से संबंधित है। शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता यह शिक्षक से संबंधित नहीं है। पाठ्यक्रम की प्रकृति यह भी शिक्षक से संबंधित नहीं है। विषय सामग्री में उपलब्धि हासिल होना, बिल्कुल एक शिक्षक का यह जरूरी है कि वह जो विषय पढ़ाने जा रहा है उसमें उसे उच्च उपलब्धि हासिल हो। आइए देखते हैं इसमें क्या है। एक योग्य शिक्षक विषयों का सही समझ, विषयों का सही ज्ञान ही बच्चे को सही व प्रभावकारी रूप से सिखाने में सहायक हो सकता है। बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान भी सरलता से समझाने में मदद कर सकता है।
शिक्षक विशेष ज्ञान में निपुण होना चाहिए। अगला प्रश्न, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व इनमें से किसका परिणाम है? तो जैसा पता ही होगा आपको, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होता है किसी भी का व्यक्तित्व। अगर वह आनुवंशिक रूप से सक्षम है लेकिन अगर उसका वातावरण अच्छा नहीं है तो वह उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं होगा। वैसे अगर वातावरण भी अच्छा है लेकिन अगर उनके माता पिता का जो जेनेटिक जो उनको मिला है अगर वो अच्छा नहीं है फिर भी व्यक्तित्व अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए व्यक्तियों के आचार विचार, उनका व्यवहार, उनकी क्रियाएं, गतिविधियों को देखा व समझा जा सकता है और व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होता है। अगला प्रश्न, शारीरिक विकास के स्तर पर तेजी से होता है। शारीरिक विकास किस स्तर पर तेजी से होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा शैशवावस्था। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है जिसमें शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। ठीक, जबकि अगर पूछ ले मानसिक विकास किस अवस्था में तेज़ी से होता है, मानसिक विकास सर्वाधिक किस अवस्था में होता है, तो उसका उत्तर होता है किशोरावस्था। आइए देखते हैं क्या है इसमें। शैशवावस्था जन्म से लेकर 6 वर्ष तक अवधि को माना जाता है। इसमें शारीरिक विकास जैसे लंबाई तथा भार में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न, कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य पैदा कर सकता है। एक शिक्षक ऐसा क्या करे कक्षा में कि बच्चे के अंदर नैतिक मूल्य पैदा हो जाए? धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर? बिल्कुल नहीं। व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर? बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श में उनको सम्मिलित करके? बिल्कुल। अगर बालक को जो नैतिक मुद्दे हैं उसमें अगर सम्मिलित करके उनसे विचार विमर्श किया जाएगा तो उन्हें भी वह चीज़ समझ में आएगी। और शिक्षक का आदर्शपूर्ण व्यवहार भी बच्चे के नैतिक विकास के लिए आवश्यक होता है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य पैदा करता है नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श में उसको सम्मिलित करके। इससे नैतिकता, ज्ञान व समझ को देखना आसान होता है। आइए देखते हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है। कोहलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत के 3 स्तर और 6 चरण है। इसमें से पहला स्तर है पूर्व रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था, दूसरा है रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था है, तीसरा है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था। पूर्व रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था में क्या होता है कि जो बच्चे को बताया जाता है वही सत्य मानता है और वैसा ही व्यवहार करता है। रूढ़िगत में क्या होता है, जो समाज के मानदंड या फिर जो नियम होते हैं उन्हीं को फॉलो करता है। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता में होता है कि बच्चा जो समाज की कुरीतियों हैं उनके विरुद्ध होकर उसमें जो है संशोधन के लिए कार्य करने का प्रयास करता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पियाजे का सिद्धांत संबंधित है बालक के किससे? जीन पियाजे एक संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास का जनक कहा जाता है। ठीक, तो जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं। जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास का जनक भी कहा जाता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। आइए देखते हैं कौन कौन सी अवस्था है। पहला है संवेदी गामक अवस्था जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से लेकर 7 वर्ष तक होती है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से लेकर 14 वर्ष तक होती है। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से लेकर 14 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है? शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है। नाड़ी तंत्र बिल्कुल है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ये भी हैं, शरीर का ढांचा ये भी है, लेकिन जो प्रत्यक्षीकरण है यह शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है। प्रत्यक्षीकरण का संबंध संवेदना प्रक्रिया से होता है जिसमें किसी वस्तु, घटना या फिर व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण होता है, उसे उद्दीपक कहा जाता है। प्रत्यक्षीकरण मतलब होता है किसी भी चीज़ को देखना, कोई भी घटना हो, कोई भी वस्तु हो या फिर किसी व्यक्ति को जो देखना होता है वही प्रत्यक्षीकरण होता है। इसका संबंध शारीरिक विकास से नहीं होता है। अगला प्रश्न, मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य पद हैं शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के अनुभव, व्यवहारात्मक परिवर्तन। ये सभी जो है मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रमुख पद हैं। ये ट्रायंगल होता है, इसमें होता है शैक्षिक उद्देश्य, फिर सीखने के अनुभव, फिर होता है व्यवहार में परिवर्तन। आइए देखते हैं इसमें क्या है।
मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। इसके द्वारा छात्र की किसी विषय में कमियां, उसकी उस विषय के प्रति रुचि, उसकी प्रतिभा का आकलन किया जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य पद क्रमशः हैं शैक्षिक उद्देश्य, सीखने का अनुभव तथा व्यवहार परिवर्तन। अगला प्रश्न, अभिप्रेरणात्मक चक्र के प्रमुख क्रमिक कदम क्या है? अब प्रेरणा जो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक चलती है। जैसे किसी व्यक्ति को भूख अगर लगती है तो उसके अंदर एक आवश्यकता उत्पन्न होती है भोजन की, उसके अंदर प्रमोद आता है, फिर जैसे वह भोजन को प्राप्त कर लेता है उसे प्रोत्साहन मिल जाता है, फिर आवश्यकता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। अब प्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे अगर व्यक्ति को भूख लगता है तो वह भोजन की प्राप्ति के लिए उसे प्रेरित करती है। अभिप्रेरणात्मक चक्र क्रमिक कदमों में आवश्यकता, प्रणोद तथा प्रोत्साहन ये प्रमुख हैं। इस चक्र में ज़रूरत आवश्यकता को जन्म देती है। ज़रूरत मतलब होता है अगर भूख लगी है तो उसको आवश्यकता को जन्म दी है, मतलब उसे भोजन चाहिए, जिससे व्यक्ति के अंदर तनाव उत्पन्न होता है कि वह किस प्रकार भोजन को प्राप्त कर सकता है। जो कार्यवाही को जन्म देती है वह भोजन प्राप्त के लिए जो काम करता है वो कार्यवाही हो गई। इसके पश्चात भोजन प्राप्ति के पश्चात उसके अंदर जो संतुष्टि होती है वो संतुष्टि प्राप्त करता है। उसके बाद उसके अंदर जो आवश्यकता होती है वो समाप्त हो जाती है। तो इसका उत्तर होगा ये सभी। अगला प्रश्न, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था से संबंधित है। पियाजे की जो 4 अवस्थाएं हैं, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इन सभी अवस्थाओं से संबंधित कुछ न कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे पहली अवस्था है संवेदीगामक अवस्था जो वस्तु स्थायित्व से संबंधित है, यानी वस्तु से संबंधित है। तर्क, प्रतीक, चिन्ह ये सब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है? आइए जानते हैं पहले क्या होती है औपचारिक शिक्षा और क्या होती है अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो विद्यालयी शिक्षा को औपचारिक शिक्षा भी कहते हैं, जिसमें विद्यालय के अंदर कक्ष में किसी निश्चित शिक्षक द्वारा निश्चित समय के लिए निश्चित विषय वस्तु की शिक्षा दी जाती है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा में वह शिक्षा जिसके लिए किसी भी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान आदि की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार की शिक्षा बालक अपने परिवार, अपने पड़ोस, समाज आदि से प्राप्त करता है। जब बच्चा जन्म से लेकर विद्यालय या फिर विद्यालय से पूर्व जो अपने घर पर या फिर पास पड़ोस या फिर परिवार से जो सीखता है वह होती है अनौपचारिक शिक्षा। तो आइए देख इसका उत्तर क्या है। अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है तो इसका उत्तर होगा कक्ष शिक्षण में के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा। अगला प्रश्न, समानता के लिए शिक्षा। समानता के लिए शिक्षा जो है वो भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 की आई थी उसके तहत जोड़ा गया था। समानता के लिए शिक्षा की संकल्पना पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने बल दिया। इसमें सबको समान अवसर देने की बात कही गई, सभी को शिक्षा का समान अवसर प्राप्त हो, ऐसा प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत किया गया था। अगला प्रश्न, अधिगमकर्ताओं द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नताएं प्रदर्शित करने पर अध्यापक को चाहिए। अगर कोई अधिगमकर्ता जो कक्षा में जो अधिगम करता है अगर वो व्यक्तिगत विभिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। जैसे कक्षा में बहुत से बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो सुनकर सीख सकते हैं, कुछ होते हैं जो देख कर सीख सकते हैं, कुछ होते हैं जो कर सीख सकते हैं, कार्य को करते हैं तब सीखते हैं। तो ऐसे में यह जरूरी यह होता है कि अध्यापक विभिन्न प्रकार के शिक्षण अनुभव प्रदान करे, कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षण अनुभव प्रदान करें। जैसे उन्हें कुछ बोलकर समझाए, कुछ दिखाकर समझाए और कुछ कार्य या फिर गतिविधि कराकर समझाए। तो विभिन्न प्रकार के शिक्षण अनुभव प्रदान करना यही इसका उत्तर होगा। आइए देखते हैं इसमें क्या है। प्रत्येक शिक्षार्थी के शारीरिक और मानसिक विकास में अंतर होता है, इसलिए उनके सोचने व समझने में भी अंतर होता है। शिक्षक को अध्यापन कार्य करते समय व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखते हुए विभिन्न प्रकार के शिक्षण अनुभव प्रदान करना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बुद्धि लब्धि यानी IQ का प्रत्यय सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया। किसके द्वारा बुद्धि लब्धि का प्रत्यय सर्वप्रथम दिया गया? तो टर्मन द्वारा। बुद्धि लब्धि का प्रत्यय सर्वप्रथम टर्मन द्वारा दिया गया था, इसलिए उन्हें बुद्धि लब्धि मापक का जनक भी कहा जाता है। टर्मन को बुद्धि लब्धि मापक का जनक भी कहा जाता है।
बुद्धि लब्धि जो निकालने का सूत्र दिया था वो था पहले दिया था विलियम स्टर्न ने दिया था। यह बुद्धि लब्धि का सूत्र, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे में 100। अगला प्रश्न और आज के सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, प्रयोग द्वारा सीखने के सिद्धांत को दिया गया। इसमें से कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयोग द्वारा सीखने के सिद्धांत को दिया था? तो कार्ल रोजर्स अमेरिका के वैज्ञानिक थे। उन्होंने अनुभवजन्य सिद्धांत दिया था। अनुभवजन्य सिद्धांत वह होता है जिसमें बच्चा स्वयं करके सीखता है और अपने अनुभव के आधार पर वह चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ता है। इनके अनुसार बालकों को पुस्तकों के बोझ से दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्वतंत्रता पूर्व अधिगम करने देना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा कार्ल रोजर्स। तो दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा आपको? इसमें हमने कुछ अलग करने का प्रयास किया है। एक प्रश्न के माध्यम से कैसे उसके सभी बिंदुओं को हम समझ पाएँ, उसको आपको समझा पाएँ, हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक ऐसे और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।